स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो भी कोई नोटिफिकेशन होती है, जब भी कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको पता चल सके और मिल सके। राइट, अब चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन 12 है इसमें बताया गया है क्रिटिकल अप्रिशिएशन करना है हक्सली का। ये जो हक्सली एक एसेइस्ट है, एक राइटर है, इनका जो पूरा नाम है वो है ऑल्डस हक्सली। ठीक है, ये इनमें बताना है हमको क्रिटिकल अप्रिशिएशन करनी है कि ये कैसे एक्सपोज करते हैं सोशल स्नैबरी को ह्यूमरस तरीके से और आयरनी के साथ। इसके अंदर ये हार्श क्रिटिसिज्म का यूज़ नहीं करते, ह्यूमरस तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत फेमस हुई क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड भी है इनका ऐसे। ठीक है, तो ऑल्डस हक्सली ने जो ऐसे लिखा सेलेक्टेड स्नॉबरी, ये काफ़ी ब्रिलियंट सैटिरिकल एनालिसिस है वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल स्नॉबरीज का, जो कि अपनी आज की मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट है। जो कि इनकी जो ऐसे है ये लिखी गई है लाइट विटी आयरॉनिक टोन के अंदर, जो कि ऐसे को एक्सपोज करती है। ये जो ऐसे है ये एक्सपोज करता है एब्सर्डिटीज़ को, ह्यूमन प्रिटेंशियस, लोग कितना दिखावा करते हैं जो कि कोई मतलब ही नहीं है, एकदम एब्सर्डिटी है, ये बेतु की चीज़ें जिनके लोग इतना प्रिटेंड करते, इतना दिखावा करते हैं क्लास कॉन्शियसनेस की, कि इस चीज़ का सबको पता है कि हमको सुपीरियर दिखना है, हर कोई अपने आप में कॉन्शियसली लगा हुआ है। जो हक्सली है ऑल्डस हक्सली, ये डायरेक्ट मॉरलाइज नहीं करना चाहते अग्रेसिवली, ये अपनी इस ऐसे के थ्रू डायरेक्ट अपनी बात को रखते नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने बैठते, उल्टा ये ह्यूमरस तरीके से आयरनिकल वे के अंदर इन स्नॉबरीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से इनका क्रिटिसिज्म जो होता है वो बहुत एंटरटेनिंग तरीके से होता है और पेनिट्रेटिंग तरीके से हो जाता है। ठीक है, थीम और जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का वो है कि जो सेंट्रल थीम है इस ऐसे की वो है स्नॉबरी की। स्नॉबरी जो है वो पूरे यूनिवर्सल ह्यूमन वीकनेस बन चुका है। अब हर कहीं किसी भी कोने का इंसानों से पूरी यूनिवर्स के अंदर स्नॉबरी करने की एक आदत हो चुकी है, क्योंकि वो इंसान अब विदाउट स्नॉबरी कुछ अपना दिखा ही नहीं सकता, प्रिटेंड ही नहीं कर सकता। हर किसी इंसान को दिखावा करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हक्सली डिफाइन करते हैं स्नॉब को कि ये सिर्फ एक पर्सनल नहीं है कि जो इंसान सोशल रैंक को वर्शिप करता है, बट ये तो ऐसी हो चुकी कि हर किसी को फील करना है सुपीरियर टू अदर्स, कि हम तो हर किसी से सुपीरियर फील करना चाहते हैं ऑन द ग्राउंड, क्योंकि तभी लोग झूठा दिखावा करने लग जाते हैं, भले ही वो चीज़ असल में उनके पास हो ना हो, पर वो दिखावा करते हैं। एजुकेशन का, प्रोफेशन का, वेल्थ का, कल्चर का, रिलीजन का और इवन सिंप्लिसिटी का भी, कि हम तो बहुत सिंपल है। अब हक्सली के अकॉर्डिंग जो स्नॉबरी होती है ये लिमिटेड नहीं होती सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स से। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है वेल्दी लोग। तो ये जो फ्लरिश करती है इक्वली सभी इंटेलेक्चुअल्स के अमंग, हर एक इंसान के मन में स्नॉबरी ही है, दिखावा करना। आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, रिफॉर्मर्स और इवन वो लोग जो बताते कि हमें स्नॉबरी नहीं पसंद, जो खुद स्नॉबरी नहीं करते, वो कहते हैं अपने आप को, पर वो भी स्नॉबरी करते हैं समवेयर, ये बताकर। घमंड थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी दिखावा करने की आदत सबके अंदर फैल चुकी है। इस चीज़ को अब बताते हैं हर एक काइंड से राइटर, कि जैसे आप हमने देखा सोशल स्नॉब्स है, इंटेलेक्चुअल स्नॉब्स भी आ गए, आर्टिस्टिक स्नॉब्स भी आ गए और मॉरल स्नॉब्स भी आ चुके हैं। तो हक्सली रिवील करते हैं कि ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है बच चुका आप सोसाइटी का जो कि फ्री है इन चीज़ों से, दिखावे से। अब जब आयरनी यूज़ करते हैं हक्सली तो वो बताते हैं इसके अंदर कि ये चीफ वेपन था इनका स्नॉबरी को, आयरनी से ही इन्होंने पूरा एक्सपोज किया स्नॉबर्स को। ये ऑफन प्रिटेंड करते हैं, जो ये क्या करते हैं राइटर, ये इनको एडमायर करते हैं स्नॉब्स को। अब जब ये एडमायर करते हैं, जिस तरीके से एडमायर करते, तो हमें पता चलता है कि जो दिखावा कर रहे हैं जो लोग हैं ये बिल्कुल हॉलो है, बिल्कुल खोखली चीज़ें हैं। लोग बेमतलब का दिखावा कर रहे हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये आयरॉनिकली प्रेजेंट करते हैं स्नॉबरी को कि ये ऑलमोस्ट नेचुरल है और अनअवॉइडेबल इंस्टिक्ट है। अब ये बिल्कुल
ऑलमोस्ट नेचुरल बन चुका है। मतलब अब ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है कि हर कोई अपना किसी ना किसी चीज़ को दिखावा करता है और बिल्कुल अनअवॉइडेबल बन चुका है। ये सजेस्ट करता है कि जो लोग हैं वो डेराइव करते हैं प्लेजर फ्रॉम द फीलिंग सुपीरियर। अब हर किसी इंसान को भी अगर सुपीरियरिटी फील करनी है तो वो किसी ना किसी चीज़ का दिखावा करता है। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली है उसमें इंस्टिंक्ट, बट अब ये चीज़ हो चुकी कि हर किसी को कैसे ना कैसे तो दिखाना ही है। ये बहुत कॉमन हो चुका है लोगों के बीच में फीलिंग करना सुपीरियरिटी का। और उससे भी बड़ी है कि ये दिखाते हैं पूरी दुनिया को। ये जो आयरॉनिक स्टैंस है, ये जो आयरॉनिक नज़रिया है इस चीज़ का, ये अलाउ करता है हक्सली को कि क्रिटिसाइज करे बिना साउंड करे प्रीची। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रीच की तरह बस भाषण दे रहे हैं अपने ऐसे के अंदर, ऐसे नहीं करते। क्योंकि ये जब आयरनी और ये अपने आयरनी और इसके साथ में ये ह्यूमर का जब यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है रीडर्स के लिए, एक ह्यूमरस वे में समझना। ये जो स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है आयरनी का इनकी डिस्कशन में कि एंटी स्नॉब्स का बताते हैं, जो कि प्राइड करते हैं अपने आप पर ही, कि रिजेक्ट करते हैं सभी टाइप्स में सोसाइटी के हायरार्की, कि हम तो सोसाइटी में किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो अपने आप को एंटी स्नॉब्स बताते हैं, बट इस चीज़ में भी ये लोग स्नॉबरी ही करते मिलते हैं। जो हक्सली होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि देखो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी स्नॉब्स इन डिस्गाइज की तरह होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? स्नॉब्स इन डिस्गाइज। इसका मतलब है कि ये छुप कर ही स्नॉबरी कर रहे होते हैं। मतलब ये सामने किसी को नहीं बताते कि देखो ये मैंने ये नया लिया है, बट समवेयर ये अपने आप को ऐसा बताकर भी स्नॉबरी ही करते हैं। और फीलिंग सुपीरियर करते हैं, अपने आप को फील करते हैं सुपीरियर की, क्योंकि ये रिजेक्ट करते कॉन्वेंशनल स्नॉबरीज। ये डायरेक्ट नहीं दिखाते, बट समवेयर इंटेलेक्चुअली ये दिखाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। ये जो रिवर्सल है ये एक्सपोज करता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर ऑफ ह्यूमन प्राइड। जो ह्यूमर और जो विट है इसका कैसे यूज़ किया है? ह्यूमर जो होता है सेलेक्टेड स्नॉबरीज में वो अराइज होता है एग्जैजरेशन में, कि लोग कितना अपने बारे में बताते हैं, कि एग्जैजरेट करते हैं। मान लो उन्होंने कुछ नॉर्मल चीज़ खरीदी तो उसका भी वो बहुत एग्जैजरेट करके बताएंगे। अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजंस करेंगे कि नहीं मेरा तो इससे भी बढ़िया उससे भी बढ़िया है, और मॉक करेंगे सीरियसनेस को। हर एक चीज़ में अपने आप को दिखाएंगे सुपीरियर, राइट। जो हक्सली है वो डिस्क्राइब करते हैं स्नॉब्स को विद सिनिकल प्रिसीजन, ऑलमोस्ट लाइक अ साइंटिस्ट क्लासिफाइंग स्पीशीज़। हक्सली ने इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया है जैसे कि हक्सली साइंटिस्ट है और ये क्लासीफाई करे अलग अलग स्पीशीज़ को। ये ह्यूमरस तरीका था, ये ह्यूमरस जो डिटैचमेंट बनाता है इनको ऐसे को लेवली, यानी कि इस तरह से उन्होंने जब ह्यूमरस चीज़ें ऐड की तो इसके अंदर ये इनका जो शार्पनिंग भी होने लगा, क्रिटिकल एज। मतलब जब ये उनको क्रिटिकली बता तो रहे थे बट एक ह्यूमरस स्टाइल में इन्होंने समझा दिया। इनका जो प्लेफुल लैंग्वेज था, अम्यूजिंग एग्जाम्पल्स थे, इन्होंने क्रिएट कर दिया लाफ्टर। और जो ये लाफ्टर था ये रिफ्लेक्टिव था। मतलब जब एक एक चीज़ को पढ़ के जब जो रीडर है उसको जब ये अम्यूजिंग लग रहा है और वो रिफ्लेक्टिव लाफ्टर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लाफ्टर यानी उस लाफ्टर को पढ़ने के बाद जो ह्यूमन होगा वो कुछ सोचेगा और उसमें कुछ ना कुछ तो वो सोचने का काम करेगा। जैसे किसी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपनी तारीफ़ कर दी किसी चीज़ की तो वो स्नॉब हो गया। तो ह्यूमंस जो रीडर्स होंगे वो देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा, एक रिफ्लेक्टिव लाफ्टर होगा, ना कि फ्रिवोलस यानी कि बस जो कॉमेडी की तरह हो गया, उससे कुछ सीखने को नहीं मिला। बट इन लाफ्टर से हमें सीखने को मिलेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव है। जो रीडर है वो रिकग्नाइज करने देता है स्नॉबरी को कि ये सिर्फ दूसरों में नहीं है बट हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं करवा सकते कि दूसरी दुनिया में बहुत से लोगों के अंदर स्नॉबरीज है, हम में नहीं है। वो बोलते कि हमें भी है। रीडर्स को ये चीज़ फील कराते हैं। जो ह्यूमर होता है ये इस तरह से बनता है मिरर हेल्ड अप टू सोसाइटी की। ये तो अब मिरर बन चुका है, हर एक सोसाइटी में इंसान के पास स्नॉबरी की आदत हो चुकी है। स्टाइल और जो टेक्निक था ऐसे का, इसके अंदर हक्सली ने जो प्रोज किया था ये मार्क था क्लैरिटी से, बैलेंस से और एलिगेंस से। इन्होंने किसी को डायरेक्ट हार्श क्रिटिसिज्म नहीं दिया। ये ब्लेंड करते फिलोसॉफिकल इंसाइट और कॉन्वर्जेशनल ईज को। इस ऐसे के अंदर जो आर्ग्यूमेंटेटिव है बट नेवर हैवी, ये आर्ग्यूमेंटेटिव हुआ है कि इसके अंदर हमने बात की हर एक के बारे में, आर्ग्यूमेंट्स की थोड़ी थोड़ी, बट हमने कभी इसको हैवी नहीं किया। डायरेक्ट हमने इसमें किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया। इसका जो लाइट
टोन है इसको सीरियस बनाता है। मेक्स अ सीरियस सोशल क्रिटिक बनाता है। जो लॉजिक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर वो कंबाइन करता है इल्यूस्ट्रेटिव एनेक्डोट्स को, यानी एक स्मॉल स्टोरी की तरह, कोई नॉर्मल सी कहानी की तरह भी छोटी से छोटी हमें ये चीज़ समझ आती लॉजिकल वे में। इस ऐसे को ऐसे एक मेमोरेबल और पर्सुएसिव ऐसे बनाने में ये चीज़ें काम आती है। इन्होंने बस कोई प्रीच की तरह नहीं लिख दी और बस भाषण दे दिया, इन्होंने ह्यूमन के लिए एक इजी वे में समझने के लिए ह्यूमर डाला और आयरनी। अनदर जो नोटेबल फीचर होता है हक्सली के हक्सलीज डिटैच्ड ऑलमोस्ट साइंटिफिक टोन, इन्होंने अपने साइंटिफिक टोन का भी डाला जो कि आयरनी को बढ़ा देता है। बाई ट्रीटिंग स्नॉबरी एज अ सोशल फिनोमिना की, अब इन्होंने बताया पूरी ये सोशल फिनोमिना बन चुका है रेदर देन मॉरल सिन की। मॉरल सिन नहीं है, ये सोशल फिनोमिना बन चुका है, बहुत कॉमन है। ये यूनिवर्सलाइज करते हैं इस प्रॉब्लम को, अवॉइड्स करते हैं पर्सनल अटैक। ये किसी जने को पर्सनली नहीं बता रहे, ये पूरा यूनिवर्सल बताते हैं कि ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। क्रिटिकल इवोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि ये एक फ़ाइन एग्जाम्पल है इनकी ये एक फ़ाइन एग्जाम्पल है हक्सली के इंटेलेक्चुअल सेटायर का, जिन्होंने डायरेक्ट लोगों के माइंड पे बात की है। डायरेक्ट ऐसे नहीं किया कि उनको अटैक तो किया, बट एक हार्श वे में नहीं किया जिससे किसी को पर्सनल हो जाए। जो ये ऐसे हैं सक्सेसफुली एक्सपोज होता है प्रिटेंशंस और हाइपोक्रेसीज का सोशल लाइफ में, कि हर कोई छोटी से छोटी चीज़ का दिखावा करता है। अगर हम इस ऐसे को पूरा पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा इंसान छोटी से छोटी चीज़, जैसे बीमारी के नाम पर भी प्रिटेंड करता है, बताता है कि देखो मुझे ये बीमारी है। फॉर सम पीपल वी कैन ऑल्सो थिंक कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, हम सोसाइटी में देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो वैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी डाले ऐसे के अंदर। विदाउट बिटरनेस, इन्होंने कोई बिटरनेस के साथ नहीं डाला, इन्होंने डायरेक्ट उनको आलोचना नहीं दी कि मुझे नहीं पसंद, ऐसे मेरे ओपिनियंस नहीं है, उनके बारे में डायरेक्ट बुराई नहीं की, बट एक ह्यूमरस टोन डालकर, आयरनी डालकर उनको उनके अगेंस्ट में बात की और इसको यूनिवर्सल बता दिया। जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हक्सली के अप्रोच है वो इसमें इमोशनल डेप्थ बहुत कम है, इसमें है ही नहीं। हाउएवर जो कि इनका ऑब्जेक्टिव था ये रिफॉर्म करना नहीं था सेंटिमेंट्स को, बट अवेयर करना था। अब जैसे इन्होंने इमोशनल डेप्थ, इनका जो मोटिव था मेन, इसमें इमोशनल डेप्थ डालना नहीं था, बट अवेयरनेस करना था कि हमें भी स्नॉबरीज, हर एक इंसान अपने आप में स्नॉब बन चुका है, हर एक चीज़ को स्नॉब करने की उसकी आदत हो चुकी है। तो इन्होंने बताया कि अवेयरनेस डालना था राइटर का, जो मेन मोटिव था, थ्रू रीज़न एंड लाफ्टर। जो ऐसे हैं वो रिमेन रहता है, रेलिवेंट, रिलेटेड रहता है स्नॉबरी, जो कि कंटिन्यू करती जा रही है, एग्जिस्ट करती जा रही है हर एक नए फॉर्म में। जैसे आजकल क्या होता है, एकेडमिक एलिटिज्म होता है। अब कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कुछ भी हायर सुपीरियर एकेडमिक में भी, तो उस चीज़ का दिखावा करेगा। कोई कल्चरल सुपीरियरिटी बताएगा कि हमारा कल्चर ऐसे हैं, हम ऐसे, मतलब कुल मिला के वो दूसरे को लोअर दिखाने की कोशिश करेगा स्नॉबरी में। आइडियोलॉजिकल एरोगेंस होता है कि मेरे आइडियोलॉजी तो ऐसी है, इनकी ऐसी नहीं है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताएगा इंसान। तो हक्सली का जो इंसाइट होता है ह्यूमन नेचर में देयरफॉर ये बताते हैं, ट्रांसेंड्स करता है एजेस को, उनकी एज को, कि मतलब उनकी एज क्या, मतलब ये अपना बताना चाहते हैं कि देखो ह्यूमन नेचर, ये बताना चाहते हैं कि जैसे अब ह्यूमन नेचर को इनके बारे में बताना चाहते हैं कि अब ह्यूमन नेचर कैसा हो चुका है, इसको बहुत डीपली समझाने की कोशिश करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए। कंक्लूजन जो है, जो एल्डस हक्सली है वो सिलेक्टेड स्नॉबरीज लिखते हैं, किस टोन में लिखते हैं, लाइक विटी, आयरॉनिक और इंसिसिव क्रिटिक करते हैं सेलेक्टिव स्नॉबरीज का। इनका क्रिटिक क्या, बट इनका हार्श वे में नहीं किया। अब इनके ह्यूमर और आयरनी की वजह से ये हक्सली ने एक्सपोज किया इन लोगों का फॉल्स प्राइड और प्रिटेंशंस, यानी कि लोग कितना घमंड करते हैं झूठा, जो उनका मतलब किसी के सक्सेसफुल, जो कोई इंसान सक्सेसफुल होता है वो तो ठीक है, वो तो खुद से होता है मेहनत करके, बट कोई सक्सेसफुल भी नहीं होता और झूठ बोल के जैसे तैसे सक्सेस भी मान लो पा ले, बट वो उस चीज़ का भी दिखावा करेगा। ठीक है, वो चीज़ उसकी हो ही ना, बट फिर भी वो दिखावा करेगा। फेक प्राइड का, फॉल्स प्राइड हो गया, प्रिटेंशंस कि उसका क्या दिखावा है, ठीक है, उसको भी कि देखो ये चीज़ें कैसे अब गवर्न कर रही है, रूल कर रही है ह्यूमन बिहेवियर पे। जो ऐसे हैं ये सिर्फ
एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल्स भी बहुत दिए थे जिसके थ्रू जो रीडर होता है वो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसको ऑब्जर्व करने में अच्छा लगेगा इस ऐसे को। तो ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बट एक रिफ्लेक्शन भी देता है ह्यूमन माइंड पर, जो कि प्रोवोक करता है सेल्फ एग्जामिनेशन, कि इंसान खुद को भी सोचे, जो रीडर है, कि क्या मैं भी ऐसा हूँ। सेल्फ एग्जामिन करे इंसान अपने आप को, और इसको मेक इट अ लास्टिंग एंड वैल्यूएबल पीस ऑफ सोशल कमेंट्री, यानी कि वो ये जो इंसान एक बार इसे रीड करे समझे तो वो ये शायद उस पर कोई लंबा असर डाले कि वो अगली बार ऐसा न करे, और वैल्यूएबल पीस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसके अंदर डिस्कस करना है स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के, ठीक है, जिसके अंदर ये सीक्रेट ऑफ वर्क बताते हैं, और ये कैसे ये जो सीक्रेट ऑफ वर्क है ये ह्यूमन लाइफ को गाइड करता है, राइट। तो इसके अंदर स्वामी विवेकानंद का जो कर्मयोग है सीक्रेट ऑफ वर्क के अंदर, तो हम देखते हैं कि एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल एक विजन था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो वर्क होता है ये खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन का कैसे मीन्स बन जाता है, कैसे एक व्यक्ति को इससे कर्म योग से सीखने को मिलता है, तो इससे एक व्यक्ति कैसे सेल्फ रियलाइजेशन को समझता है। इसके ऊपर जो टीचिंग्स है भगवत गीता की है और वेदांत फिलॉसफी की है, ठीक है। हम इस चीज़ से जब इन्फ्लुएंस होंगे कर्मयोग से तब हमें ये चीज़ फोकस होने को मिलेगी कि इसमें कितना भगवत गीता से लिया गया सब कुछ और वेदांत फिलॉसफी से है। स्वामी विवेकानंद जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ को इनटू डिसिप्लिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसा कि हमने क्वेश्चन में प्रीवियस पढ़ा था कि हम देखते हैं हर एक एक्टिविटी को भी बताते हैं कि अगर हम उससे सेल्फलेसली करते हैं तो डिसिप्लिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की फॉर्म में ही होता है, हम भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जो सेंट्रल आइडिया होता है कर्मयोग का वो सेल्फलेस एक्शन होता है, परफॉर्म किया जाता है इसको। अटैचमेंट मतलब इसमें डिटैचमेंट होती है रिजल्ट से, इसमें मतलब हम सेल्फलेस ही करेंगे, हम कोई रिजल्ट्स के लिए नहीं करेंगे एक्शन की, हम किसी के हेल्प कर रहे हैं तो हम उसके अंदर देख रहे हो वहाँ हमारा कहाँ फ़ायदा है, ठीक है। तो हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे रिजल्ट्स के साथ, प्योरीफाई करता है माइंड को और लिबरेशन की तरफ ले जाती है ये चीज़। लिबरेशन मतलब मोक्ष। इनकी जो फिलॉसफी है वो टोटली भगवत गीता से हम देखेंगे बहुत इंस्पायर हुए वो वेदांत फिलॉसफी से हैं। तो बेसिक सी बात है, हम इसमें कुल मिलाकर यही देखेंगे कि कैसे विवेकानंद बात करेंगे कि ये सेल्फलेस एक्शन करना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स को, जैसे गीता में बताया जाता है, निस्वार्थ काम, ठीक है। फिलॉसफी क्या है कर्म योग की, जो एट द हार्ट ऑफ कर्म योगा, अगर हम मेन मोटिव कोर में देखें कर्म योग के, क्योंकि इसके अंदर पता चलता है कि बिलीफ है हर एक एक्शन का वो प्रोड्यूस करता है एक इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हर एक जो आपका एक्शन है वो प्रोड्यूस कर रहा है इफ़ेक्ट को, जो कि एक इंडिविजुअल को बांधता है एक साइकिल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट के साथ, यानी कर्म और संसार के साथ, ठीक है। जो विवेकानंद है वो आर्ग्यू करते हैं कि इट इज़ नॉट एक्शन दैट बाइंड्स अ पर्सन, ये सिर्फ एक एक्शन नहीं होता कि कुछ भी कार्य कर लिया और इंसान बंधन में जुड़ता गया, कार्य कैसे नहीं होता कि संसार की चक्र में कि जीवन मरण के बीच में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के बीच में रह गया, ये सिर्फ कार्य करने की वजह से नहीं होता, बट ये एक मोटिव होता है कि इंसान होता है जो उस मोह के पीछे काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा सबकी मदद करता है, ये सब काम करता है, राइट। तो जो व्हेन द वर्क इज़ डन विथ ईगो, जब कोई भी काम है ईगो के साथ किया जाता है, डिज़ायर के लिए होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, जब ये काम ऐसे किए जा रहे होते तो ये, और या फिर फियर ऑफ फेलियर कि मैं हार जाऊंगा, वो इंसान मतलब एकदम उस काम के अंदर इंडल्ज होके काम नहीं कर पाता एकदम फोकस करके, तो वो इस चीज़ से इसकी जो सोल होती है वो इंस्लेव होती जाती है इन्हीं चीज़ों के बीच में, ये कहीं ना कहीं बन जाता है इन सब चीज़ों के बीच में, वर्ल्डली चीज़ें। हाउएवर व्हेन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड विदाउट सेल्फिश डिज़ायर, जब एक इंसान बिना किसी लालच के या फिर बिना किसी हर जगह खुद का मोटिव देखे बिना काम करता है, सेल्फलेसली करता है, कम्प्लीटली डिटैच रहता है रिजल्ट के साथ, तो ये
इससे वो फ्रीडम ले पाता है, इससे उसको फ्रीडम मिलती है। विवेकानंद स्ट्रेस करते हैं इनएक्शन तो इम्पॉसिबल है। इट्स नॉट लाइक दिस कि वो बात करे कि आप कर्म ही मत करो, आप एक भी काम मत करो, ऐसा वैसा वो कुछ नहीं कह रहे हैं कि इनएक्शन इनर्शिया की तरफ नहीं जा रहे। ये कहना चाहते कि इनएक्शन तो इम्पॉसिबल है, बट अगर हम अवॉइड करें कि बट अगर हम अवॉइड करें, हमारा जो मोटिव है कि रिजल्ट की तरफ अटैच रहते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशन इज़ नॉट रेनंसिएशन ऑफ वर्क बट रेनंसिएशन ऑफ अटैचमेंट, यही बात है इसमें। अगर हम डिसाइड करते कि सभी जो एक्शन है उसका हायर आइडल होता है वो गॉड होता है, ह्यूमैनिटी होती है, या फिर सत्य होता है, ट्रुथ। इससे क्या होता है, एक इंसान जानता है काम करना बिना किसी बाउंडेज का। अब मान लीजिए आपने हर जगह अपने आप को सुपीरियर समझ रखा है, तो यू कैन नॉट अचीव द ट्रुथ और द डिवाइन, क्योंकि आप उसमें अपने आप को ढूंढ रहे हो, आपका सेल्फलेसली ईगो आ रहा है। बट अगर आप करेंगे कि हर एक एक्शन में सबसे सुपीरियर गॉड होती है, भगवान होते हैं, मानवता होती है और सत्य होता है, तो आप लोग अपने आप को सुपीरियर फील नहीं करेंगे, आप हर एक काम एक फ्रीडम से करेंगे। वो सेल्फलेसली कर्म करने की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है वर्क का, जो विवेकानंद का जो विजन है वो कहते हैं कि वर्क कार्य वर्शिप होती है, एक कार्य भी पूजा की तरह होती है, ठीक है। जो भी हर एक ड्यूटी हम करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, कि आप कुछ भी काम करेंगे अगर इनके बताए हुए तरीके से, जैसे इन्होंने कहा वैसे करेंगे, तो आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे आप, राइट। अब जो कर्मयोग है वो बताता है, इनका जो कर्मयोग जो इन्होंने बताया लेक्चर के अंदर, बाद में पब्लिश होता है, ये बताता है कि जो कैरेक्टर होता है वो एक्शन के थ्रू बनता है, कि आप कर्म कैसे करते हैं, इससे आपका कैरेक्टर भी पता चलता है, ठीक है। और ये जो सेल्फलेस सर्विस प्योरीफाई करता है, मतलब जब आप सेल्फलेसली सर्विस करते हैं, सभी की सेवा करते हैं, सेल्फिशनेस नहीं देखते आप उस चीज़ में, ये आपके हार्ट को प्योरीफाई करता है बाय रिड्यूसिंग ईगोइज्म एंड सेल्फिशनेस। इससे क्या होता है, आपका ईगो भी इससे कम होता रहता है और सेल्फिशनेस भी कम रहती है। डिसिप्लिन वर्क जब आप करते हैं तो इंडिविजुअल जो होता है ग्रेजुअली रियलाइज़ करता है डिवाइन प्रेजेंस को, और इसके अंदर ये बताया है कि जो डिसिप्लिन वर्क होता है उससे इंडिविजुअल जो होता है ग्रेजुअली डिवाइन प्रेजेंस देखता है अपने अंदर और उसके आसपास, मतलब उसे डिवाइनिटी फील होने लगती है, राइट। अब इसके अंदर क्या है, ही ऑल्सो एम्फसाइजेस इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। ये भी फील करते हैं कि इक्वानिमिटी होती है माइंड की, ठीक है, कि जिसके अंदर काम रहता है माइंड, सक्सेस के अंदर भी और फेलियर के अंदर भी, ठीक है, कि जो माइंड होगा वो हर एक सिचुएशन के अंदर काम रहेगा, इक्वल तरीके से रहेगा, कि फेल भी हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सक्सेस हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो सक्सेस के टाइम वो इतना सुपीरियर समझेगा अपने आप को, या फिर फेलियर में बहुत ज़्यादा डिस्पेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वानिमिटी होगी माइंड की। जो बैलेंस है वो एसेंशियल है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, ठीक है। और जैसे ये फ्री होता है इंडिविजुअल फ्रॉम इमोशन डिस्टर्बेंसेस, जैसे इंसान इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से जब फ्री होने लगता है और ये कल्टिवेट करता है इंटर स्ट्रेंथ, जिससे इंटर स्ट्रेंथ कल्टिवेट होती है और पीस भी कल्टिवेट होता है, राइट। एथिकल ह्यूमैनिस्टिक आइडियाज़ क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि जो कर्म योग होता है ये प्रमोट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एथिकल का मतलब नैतिक होता है और ह्यूमैनिस्टिक का मतलब मानवता का होता है। इन चीज़ों के अंदर हम थोड़े मोरालिटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये प्रमोट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सर्विस, मतलब समाज सेवा, राइट। तो विवेकानंद जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि सर्विंग टू अदर्स इज़ नॉट चैरिटी बॉर्न ऑफ सुपीरियरिटी, यानी कि जो हम दूसरों को सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये कोई चैरिटी नहीं है कि आप
इस जो चैरिटी सुपीरियरिटी से नहीं आई कि आपके पास आप बहुत सुपीरियर तभी आप दे पाएंगे, बट जो सर्विस टू डिवाइन प्रेजेंट इन ऑल बींग्स, ये जो सर्विस का जो भाव है ये सभी, मतलब जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें किसी की मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हर एक ह्यूमन बीइंग में होता है डिवाइनिटी। जैसे विवेकानंद ने एक कहा है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, यानी कि जब आप किसी की इंसान की भी उसकी मदद करते हैं, उसे सर्विस देते हैं, तो हर एक इंसान में डिवाइन प्रेजेंस तो होती है, तो फिर आप गॉड को भी ये सर्विस दे रहे होते हैं। ये जो आइडिया है वो एलिवेट करता है सोशल वर्क की तरफ कि ये यहाँ से हम स्पिरिचुअल लेवल की तरफ जा सकते हैं सोशल वर्क से, ठीक है। और इंस्पायर करते हैं कंपैशन, करुणा और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फ्रैटर्निटी की बात करें कि सब लोग क्या होंगे, इक्वल मानेंगे एक दूसरे को, और सोसाइटी इक्वली अच्छे से चलेगी, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, राइट। द फिलॉसफी रिजेक्ट्स एस्केपिज्म एंड एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ। जो फिलॉसफी इस एस्केपिज्म को रिजेक्ट करती है, ये कहती है कि हमें किसी चीज़ से बच के नहीं निकलना, हमें क्या करना है, इनकरेज करना है एक्टिविटीज़ को जो कि इनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट विद लाइफ। हमें लाइफ के साथ जो भी हो रहा है तो हमें सब में एक्टिवली इंगेज होना है, इससे एस्केप नहीं करना है। जो कि कुछ लोग होंगे वो समझेंगे कि हमें तो मॉन्क बन जाना होगा, साधु संतों की तरह रहना होगा, दैट्स वाई इन्होंने इतनी फिलोसॉफिकल बातें कही है। तो ये एंगेज होने की बात करें एक्टिव लाइफ के साथ, ना कि इस्केप करने से कह रहे हैं आज की लाइफ को। ट्रू स्पिरिचुअलिटी जो होती है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, ये नहीं होती कि हम विदड्रॉ कर ले वर्ल्ड के साथ, बट डेडिकेट पार्टिसिपेशन करते हैं इन इट विद प्योरिटी ऑफ मोटिव, कि आपका मोटिव बहुत प्योर होना चाहिए, जैसा उन्होंने बताया है इन्होंने कर्मयोग के अंदर वैसा होना चाहिए। डेडिकेटेड होना चाहिए आपका पार्टिसिपेशन, और आपको वर्ल्ड से विदड्रॉ नहीं करना है। वी आर नॉट प्रेफरिंग टू स्केप, राइट। जो गाइडेंस होती है ह्यूमन लाइफ की वो कैसी है, कर्म योगा की। तो इसके अंदर सीक्रेट ऑफ वर्क के अंदर हम देखेंगे कि ऑफर करता है प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर डेली लिविंग। ऐसा नहीं है कि इन्होंने फिजिकल, हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कोई फिलोसॉफिकल कोई कंसेप्ट दे दिया और हम बस उसको ऊपर से पढ़ के समझ के और बस डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो डेली लाइफ के प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर की बात की गई है। गाइडेंस ऐसी है, ये इंडिविजुअल्स को टीच करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला है जिसके अंदर हमको देखना है कि ये ह्यूमन लाइफ को कैसे गाइड करता है। तो इतना कुछ तो हमने इन थ्योरी से समझा कि इन्होंने क्या समझाया हमें, और ये इंडिविजुअल्स को टीच करता है कि परफॉर्म करे ड्यूटी सिंसियरली विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा बदले में, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए जब भी आप करें। कल्टिवेट कीजिए सेल्फ डिसिप्लिन, कि आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और मेंटल बैलेंस होना चाहिए। कि आपके जब भी माइंड में कुछ भी होता है, जैसे आपको बहुत खुश हो जाते हैं समटाइम्स व्हेन यू आर इन पेन, तो आपके जो माइंड के जो आपका माइंड बैलेंस रहना चाहिए बोथ सिचुएशंस में। ओवरकम ईगो डिज़ायर, आप ईगो को आप ईगो से बाहर निकलिए, डिज़ायर से बाहर निकलिए और सेल्फिशनेस से भी निकलिए। और आप कैसे निकल सकते हैं? सेल्फलेस एक्शन के थ्रू। आपको ईगो नहीं रखनी, डिज़ायर नहीं रखनी, सेल्फिशनेस भी नहीं रखनी है, सेल्फलेस एक्शन करना है आपको, और ये सब सेल्फलेस एक्शन के थ्रू होगा। हार्मोनाइज करेंगे स्पिरिचुअल आइडियाज़ को विथ वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्पिरिचुअल आइडियल, ये जो आइडियल्स है ये सब वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होंगे। बाय फॉलोइंग कर्मयोग, ये जो ह्यूमन लाइफ होती है मीनिंगफुल होने लग जाती है, फिर पर्पसफुल होती है। जो वर्क होता है वो सीज होने लग जाता है। इस work cease to be a burden and turns into a path of inner growth and freedom। जब इससे क्या होता है, आपकी जो भी वर्क होते हैं इससे आपको बर्डन लगते हैं, और जो भी आपको इन वर्क्स पसंद नहीं होता, क्योंकि हम समटाइम्स हर एक वर्क में अपनी एक
हम जैसे बोलते हैं ना, हम हर एक वर्क को जॉयफुली करते हैं, बट समटाइम्स व्हेन वी डू दैट वी डोंट फील लाइक कि हम इसके अंदर मोर इंगेज है, अब हम बस उसे कर रहे होते हैं बिकॉज दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनके अंदर है कि जब हम ये सब इनको फॉलो करने लग जाएंगे तो इससे हम बर्डन सीज होने लगेगा और हम इनर ग्रोथ पे जाएंगे और फ्रीडम भी हमें मिलेगी। कंक्लूजन जो है वो है स्वामी विवेकानंद के कर्म योग का की सीक्रेट ऑफ वर्क में, कि इसके अंदर हम देखते हैं एक डायनेमिक फिलॉसफी है जहाँ पर एक्शन बिकम्स अ पाथवे टू स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी कि जो एक्शन होता है इससे भी हमें एक पाथ मिलता है स्पिरिचुअल लिबरेशन का, और ये हार्मोनाइज करता है स्पिरिचुअल विजडम को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं अलग से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, हम डे टू डे लाइफ के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्पिरिचुअल विजडम को। इससे क्या होता है, जो showing that one can attain the highest truth while living and working in the world। प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी हम हाईएस्ट ट्रूथ को अचीव कर सकते हैं। बट ट्रांसफॉर्मिंग वर्क इनटू सेल्फलेस सर्विंग, जब आप अपने वर्क को ट्रांसफॉर्म करेंगे सेल्फलेस सर्विस के अंदर, अब फिर इससे आपको क्या मिलेगा, कर्मयोग गाइड्स ह्यूमन लाइफ टुवर्ड मॉरल एक्सीलेंस, इनर पीस एंड अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन। इससे आपको एक मॉरल एक्सीलेंस मिलेगी, इनर पीस मिलेगी और अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा। ये एक ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात कही गई है कि इससे जो ह्यूमन होगा उसका काफ़ी वेलफेयर होगा। ये जो फ़िलॉसफी है इनकी, जो इतनी डीप फ़िलॉसफी है इनकी कर्मयोग की, ये हम अगर फोकस करें तो ये पूरी एंटायरली किस पे बेस है, भगवत गीता पे। जैसे हमने देखा भगवत गीता के अंदर बात की जाती है अक्सर कि निस्वार्थ कर्म करने, तो ये इन्होंने बेसिकली हर एक क्वेश्चन के अंदर यही बताने की कोशिश करी है इनके कर्मयोग के। हाँ राइट, वेदांतिक फ़िलॉसफी से भी इंस्पायर है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बताते हैं कि अल्टीमेट एक ही ट्रुथ होता है, बहुत सारे ट्रुथ नहीं होते। इनकी फ़िलॉसफी का कंसेप्ट है ये भी। इसके अंदर MCQ स्मॉल क्वेश्चंस देखते हैं, जिसके अंदर क्या है, व्हाट इज़ एस्थेटिज्म। अगर हम लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो हमें पता होगा कि एस्थेटिज्म क्या होता है। ये एक मोमेंट था, विक्टोरियन एज के अंदर आया। इस मोमेंट के अंदर हमें पता चलता है कि एक बिलीव करते हैं कि ब्यूटी जो होती है वो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स में होती है, ब्यूटी में ये मॉरलिटी के कंसेप्ट नहीं डालते। और ये इसका जो बिलीफ था ये एक स्लोगन में था, जिसके अंदर एक लाइन देते हैं फेमस, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये हमें पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि सर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ये जो एक पोएट है विक्टोरियन एज के, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपना रिवील करता है कैरेक्टर, राइट, और एक साइलेंट लिसनर भी होता है। थर्ड पूछ रहा है कि किसने पॉपुलर कराया था, हु पॉपुलराइज्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश पोइट्री। देखो इसके अंदर विक्टोरियन एज के रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट ने करवाया था, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस भी करवाया था विक्टोरियन एज के अंदर। इंस्केप क्या है, इसको ये जो इंस्केप और इंस्ट्रेस का दिया है ना, इनको जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने क्रिएट किया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था, वो उसके फाउंडर थे। ठीक है, स्प्रंग रिदम भी आती है, हाँ यहाँ है, स्प्रंग रिदम के भी है, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने मतलब इन तीनों को इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। तो अगर क्वेश्चन में आता है, किसी MCQ फिलअप में आता है कि इनको किसने कराया, तो इनको जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने कराया, जिन्होंने एक पोएम लिखी थी स्प्रिंग एंड फॉल, जो कि फिलोसॉफिकल थी। और जो इंस्केप है ये क्या है, ठीक है, इंस्केप एक यूनिक इनर एसेंस होता है किसी चीज़ का, सब जो कि सब चीज़ों को डिस्टिंक्ट दिखाता है कि हर एक चीज़ अलग अलग है, क्योंकि ये हर एक चीज़ की यूनिकनेस दिखाता है। तो यूनिक इनर एसेंस ऑफ अ थिंग। इंस्ट्रेस क्या होता है कि ये एक फोर्स है जो कि हेल्प करता है परसीव करने में इंस्केप को। अब इंस्केप तो यूनिकनेस दिखाता है हर एक चीज़ के अंदर, राइट। और जो इंस्ट्रेस होता है ये एक फोर्स है जो कि हेल्प करता है परसीव करने में इंस्ट्रेस को।
और फिर स्प्रंग रिदम क्या है? स्प्रंग रिदम एक पोइटिक राइम है, रिदम है, ठीक है। स्प्रंग रिदम एक पोइटिक रिदम है जो कि बेस करती है स्ट्रेस सिलेबल्स पर। एक अनस्ट्रेस्ड होगा पोइट्री में, बाकी सारे अनस्ट्रेस्ड होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक स्ट्रेस्ड होगा, बाकी सारे अनस्ट्रेस्ड होंगे। ओके, नेम द एज ऑफ विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। अब जब क्वीन विक्टोरिया है वो 1837 के अंदर क्वीन बनती है 1901 तक, राइट। तो इसके अंदर ये विक्टोरियन एज थी, याद रखना ये डेट। What was the impact of the industrial revolution on literature? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लिटरेचर पे, ठीक है। तो इसके अंदर सोशल प्रॉब्लम्स आई कई सारी, क्लास डिवीजन हुए और क्लास स्ट्रगल्स भी हुए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास तीनों में डिवाइड होने लगा। और ये जो डिवाइड था ये वाइडन होने लगा और पॉवर्टी बढ़ने लगी, चाइल्ड लेबर होने लगा, ये सब चीज़ें जो कि हमने जो सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 के अंदर। यूटिलिटेरियनिज्म क्या था? अब ये जो यूटिलिटेरियनिज्म एक फ़िलॉसफी थी जो कि जेरेमी बेंथम के द्वारा बनाई गई थी और इसको लेटर डेवलप किया गया था जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो इसमें ये थी क्या, ये बात करती थी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटर नंबर। इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होती है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये फेल हो चुकी थी वैसे बाद में। इसको क्रिटिसाइज़ किया था राइटर्स के द्वारा। डार्विनिज्म क्या है? चार्ल्स डार्विन की है ये एक थ्योरी है जो 1859 में आई। इसके अंदर एक थ्योरी होती है चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि 1859 के अंदर इन्होंने इनकी आई थी, ठीक है, पब्लिश हुई थी। तो फिर इस थ्योरी के अंदर बताते हैं एवोल्यूशन होता है तो नेचुरल सिलेक्शंस, ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट है, जो ओरिजिन है, ये सब कैसे नेचर से हुई ये बताया। इसमें गॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये बताया। तो फिर लोगों ने उस टाइम पे विक्टोरियन एज के अंदर साइंस और जो साइंस और जो फेथ था इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होने लगे साइंस के और फेथ के बीच में, क्योंकि ये जो चार्ल्स जो डार्विन थे, डार्विनिज्म के जो फाउंडर इस थ्योरी के, तो ये काफ़ी फेमस राइटर थे। तो इस कारण से लोग इनसे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हुए और क्लैश बहुत ज़्यादा दिखने लगा। ये याद रखना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है, 1859 के अंदर पब्लिश हुई थी। इससे क्या हुआ था, लोगों को एक डाउट होने लग गया, काफ़ी स्केप्टिसिज्म होने लग गया कि जो रिलीजन है और जो फेथ है, ये जो रिलीजन है, फेथ है या फिर ये साइंस है, किसको फॉलो किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो गया इस थ्योरी के कारण। हु रॉट द लोटस ईटर्स, जो लोटस ईटर्स है इसको लिखा था ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ठीक है। ये जो लोटस ईटर्स थी ये 1832 में लिखी गई थी और ये 1842 के अंदर रिवाइज की गई थी, ठीक है। लोटस ईटर्स की ये तारीख याद रखना, जो ईयर है ये ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। और इसमें है कि सेंट्रल थीम क्या थी लोटस ईटर्स की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेलर्स, जो मराइनर्स थे, इन सबको एक डिज़ायर थी रेस्ट करने की और इनको इस्केप करना था ड्यूटी से, कि अब ये अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इस्केप करना चाहते थे और डिज़ायर चाहते थे रेस्ट के लिए। इन मेमोरियम जिसको लिखा है आर्थर हेनरी, अच्छा हाँ, आर्थर हेनरी की याद में लिखा गया है। ये लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? आर्थर हेनरी की AHH के लिए लिखा गया था, ठीक है। जो AHH के लिए लिखा गया था, हाँ, ये ऑल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा ही लिखा गया था वैसे, क्योंकि जो
लोटस ईटर्स और इन मेमोरियम दोनों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गए थे। और ये जो इन मेमोरियम है ये एक एलिजी है और साथ ही साथ एक फ़िलोसॉफिकल डेप्थ को भी बताता है, जो कि AHH की याद में लिखा गया था टेनिसन के द्वारा। ये AHH कौन है? ये हैं आर्थर हेनरी हेलेम। ओके। हु रॉट स्प्रिंग एंड फॉल, इसको GM हॉपकिंस ने लिखा है, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिन्होंने स्प्रंग रिदम, इनस्केप और इंस्ट्रेस इन तीनों को फाउंड किया, राइट, डेवलप किया। इन तीनों के फाउंडर रहे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्प्रिंग एंड फॉल, इसके अंदर लॉस ऑफ इनोसेंस को बताया जाता है और अवेयरनेस बताई जाती है मॉर्टलिटी की, कि वी ऑल आर मॉर्टल बींग्स एंड वी आर ह्यूमन्स एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट। और लॉस ऑफ इनोसेंस के अंदर है कि जब एक बहुत चिल्ड्रन होता है उसके अंदर बहुत इनोसेंस होते हैं, बट डे बाय डे जब वो ग्रो करने लगती है, उसकी ज़िंदगी वो ग्रो करने लगता है, तो बाद में वो ऐसी छोटी चीज़ों पर जो उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता है, कि जैसे वो लड़की लीव्स को देख के इतना इमोशनल हो रही थी, इतनी इनोसेंस थी उसमें, बाद में वो इनोसेंस नहीं रहेगी, राइटर बताता है, जब वो बड़ी हो जाएगी। काफ़ी फिलोसॉफिकल पोएम भी थी, राइट। हु रॉट डॉवर बीच, अब इसको लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ठीक है। इन्होंने भी इस विक्टोरियन एज के सोसाइटी को दिखाते हुए लिखना चाहा, कि मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं जो इनकी राइटिंग का जो मोटिव था वो यही लोगों को दिखाने का था। इट वाज नॉट जस्ट कि वो उन्होंने बीच के वहाँ लिख दिया, बीच के ऊपर डॉवर बीच के बारे में बता दिया, इन्होंने इसको समवेयर एक फ़िलोसॉफिकल डेप्थ भी दी थी मैथ्यू आर्नोल्ड ने। व्हाट डज द सी ऑफ फेथ सिम्बलाइज, अब ये जो सी ऑफ फेथ है इस डॉवर बीच के अंदर, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, इसके अंदर क्या है? सी ऑफ फेथ का मतलब डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। अब डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ का मतलब है कि कैसे उस सोसाइटी के अंदर विक्टोरियन एज के अंदर डिक्लाइन होने लग गया फेथ का, रिलीजियस फेथ का सोसाइटी के अंदर, और लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया, लोगों ने फेथ ही ख़त्म कर दिया क्रिश्चियनिटी की तरफ। तब तो ये फिर ऐसे ही हम देख सकते हैं कि कैसे एक फ़िलोसॉफिकल पोएम भी रही, और ये केवल बीच एक फ़िज़िकल जो बीच है वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रही। जैसे फॉल, स्प्रिंग एंड फॉल जो पोएम है, स्प्रिंग एंड फॉल, ये जिसको लिखा है GM हॉपकिंस ने, ये जैसे ये दोनों पोएम्स जो फिज़िकल की बात तो करती है, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक फ़िलोसॉफिकल डेप्थ भी लेकर आती है, जो कि उस टाइम की सोसाइटी को दर्शा रहा था। हु इज़ द स्पीकर ऑफ माई लास्ट टचेस, कौन है स्पीकर माई लास्ट टचेस का? तो जो स्पीकर है माई लास्ट टचेस का वो था एक ड्यूक ऑफ फेरेरा। व्हाट डज माई लास्ट टचेस रिवील, अब ये सर रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई है, तो इसके अंदर हम उस ड्यूक ऑफ फेरेरा था, जिसका कैरेक्टर था कि वो कितना क्रूअल था, जेलसी थी उसके अंदर, प्राइड था, घमंड था, तो उसके बारे में, उसके कैरेक्टर में हमने ये जाना। हु रॉट द सेकेंड कमिंग, विलियम बटलर यीस्ट ने लिखी, WB यीस्ट। हु रॉट डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट, इसको नेथेनियल हॉर्थोर्न ने लिखा था, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट, अब इसके अंदर हम ह्यूमन वैनिटी को देखते हैं और डिज़ायर फॉर यूथ देखते हैं। हु रॉट ऑन वॉकिंग टूर्स को RL स्टीवेंसन ने लिखा था, जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का पूरा नाम है। What does RL स्टीवेंसन या रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन प्रेज इन वॉकिंग टूर्स, ये प्रेज करते हैं वॉकिंग टूर्स को, कि जब इंसान वॉक करता है तो उसे सॉलिट्यूड फील होता है, फ्रीडम उसे मिलती है और सिंप्लिसिटी भी होती है कितनी वॉकिंग करने की। हु रॉट सेलेक्टेड स्नॉबेरीज, इसको हक्सली ने लिखा था, ऑल्डोस हक्सली ने। और जो हक्सली है, ऑल्डोस हक्सली, इनकी जो टोन क्या होती है सेलेक्टेड स्नॉबेरीज के अंदर, तो इसके अंदर ये सैटिरिकल और आयरॉनिक टोन का यूज़ करते हैं। वैसे इसके अंदर ये एक
वो हिलेरियस टोन का भी करते, थोड़ा थोड़ा हिलेरियस भी दिखाते हैं, ठीक है। सैटिरिकल और आयरॉनिक इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। अच्छा, वैसे हिलेरियस नहीं कहेंगे, उससे ह्यूमर कहेंगे, राइट। तो ह्यूमर का यूज़ करते हैं, सटायर का यूज़ करते हैं, आयरनी का यूज़ करते हैं, इन तीनों का यूज़ करते हैं वैसे वो। Who wrote in praise of ignorance? In praise of ignorance हिलरी बेलॉक ने लिखी थी। What does Belloc criticize in this essay? अब इस ऐसे के अंदर प्रेज ऑफ इग्नोरेंस के अंदर क्या वो क्रिटिसाइज करते राइटर? एक्सेसिव प्राइड इन मॉडर्न एजुकेशन। Who wrote on pleasure of no longer being very young? इसको किसने लिखा? इसको लिखा G.K. चेस्टरटन ने। अब जो ये जो प्ले हैं द सीगल, इसको किसने लिखा? इसको एक रशियन राइटर एंटोन चेखोव ने लिखा। What type of play is the seagull? अब ये जो सीगल है जिसको रशियन राइटर ने लिखा है एंटोन चेखोव ने, ये किस टाइप का है? एक मॉडर्न रियलिस्टिक प्ले है जो कि मॉडर्न सोसाइटी को दर्शाता है। Who wrote the picture of Dorian Gray? ऑस्कर विल्ड ने लिखी है, जो कि काफ़ी फेमस नॉवेलिस्ट भी है और प्ले राइटर भी है। What is the central theme of the picture of Dorian Gray? इसकी सेंट्रल थीम क्या है? इसकी मॉरल करप्शन देखते हैं हम कि कैसे वो जो डोरियन ग्रे था वो कितना मॉरल करप्ट होता जाता है थ्रू एस्थेटिसिज्म। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो राइटर थे ऑस्कर विल्ड, इन्होंने क्रिटिसाइज एकदम मतलब उसके अगेंस्ट, ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट एस्थेटिज्म का कि हर चीज़ में ब्यूटी फाउंड करनी भी सही नहीं है, मॉरल होना चाहिए। ये मॉरल करप्शन को दिखाती है डोरियन ग्रे की द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ऑस्कर विल्ड की ये नॉवल। हु रॉट कर्मा योग द सीक्रेट ऑफ वर्क? इसको स्वामी विवेकानंद ने लिखा। व्हाट इज़ द कोर आइडिया ऑफ कर्मयोग? जो कर्मयोग है इसका कोर आइडिया क्या है? सेल्फलेस एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। ये सेल्फलेस एक्शन को बताती है कि जो इंसान है सेल्फलेस एक्शन करे बिना किसी अटैचमेंट के रिजल्ट से, राइट। यहीं तक था। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से पूरा देखा हो वीडियो, और अगर देखा है तो रिमेंबर दिस कि ये जो सभी जो हमने देखे, जो भी यूनिट्स है जितना भी है, तो हम इसमें फोकस करें कि हर एक का ईयर हमें याद हो ढंग से, पोइट्रीज़ के अंदर हम राइम को अच्छे से समझ के जाए, और विक्टोरियन एज के अंदर जितने भी राइटर्स हैं हम उनकी जो वर्क्स है, उनकी पोइट्रीज़, उनके प्ले राइट्स है, इन सबको अच्छे से याद करके जाए। फेमस मेजर जो पोइट्स थे उन्हें भी याद करें, उनकी वर्क्स को याद करें। आई होप कि आपको समझ आया हो इतनी देर में, मैंने काफ़ी समझा दिया है इसके अंदर, ठीक है। हर एक राइटर की जो भी वर्क है, जैसे हमने इसके अंदर देखा सीगल एंटोन चेखोव ने लिखा है, डोरियन ग्रे किसने लिखी, ये सब जितने भी हैं राइटिंग्स, ये सब याद रखने हमें राइटर के नेम, क्योंकि एमसीक्यू और फिलिप्स के रूप में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, thank you for watching.